सो ये है हमारे पास टूल्स एंड नाउ लेट्स ट्राई एंड लुक एट देम वन बाय वन. सो गाइज, द फर्स्ट quantitative tool that we have is cash reserve ratio, CRR, cash reserve ratio. क्या है cash reserve ratio? Cash reserve ratio is simply, है ना, उल्टा चलो, right, go by the name. It is simply a ratio of reserve of a bank or total या total की बजाय अगर हम better word use करना चाहें, we can use the term net here. So net time and demand liabilities, NDTL, right? So net demand and time liabilities of a bank, which a bank has to keep with RBI in cash position. ठीक है? Let me write this. So this is simply a ratio of total, है ना? मैं total लिख रहा हूं, मतलब total का मतलब आप समझिए यहां पे क्या है? I'm simply trying to refer to net demand and time liabilities, net demand and time liabilities, right? इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं NDTL of a bank which it has to keep with RBI in cash at all times. At all times. ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहें इसको क्या करना है ना, मान लीजिए हम एक बैंक है तो आरबीआई हम पे ये कंडीशन लगा रहा है, मैंडेटरी कर रहा है सभी बैंकों के लिए, हमारे ऊपर भी, दैट वी विल हैव टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ आवर डिपॉजिट्स. हमारे पास जितनी टोटल लायबिलिटीज हैं, राइट, उन टोटल लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा हमें किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा. ठीक है, अब जरा इसको समझ लेते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को. NDTL. सो आप एक बैंक के पर्सपेक्टिव से समझिएगा, राइट. ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैंक. एक बैंक के पर्सपेक्टिव से, राइट, व्हाट आर इट्स लायबिलिटीज. एक बैंक की लायबिलिटी क्या है, ठीक है, और एक बैंक के असेट्स क्या है, व्हाट आर द असेट्स ऑफ अ बैंक. देखिए, लायबिलिटी सिंपली वो कंपोनेंट है जो बैंक को चुकाना है, राइट, और बैंक को वही पैसा चुकाना है जो डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट किया है, राइट. नाउ बैंक्स दे प्रोवाइड टू काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स, वी नो दिस, राइट. व्हाट आर दीज टू डिपॉजिट्स? दीज आर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट. सो ये क्या हो गए? मांग आधारित हो गए. दीज आर डिमांड बेस्ड डिपॉजिट्स. दीज आर डिमांड बेस्ड डिपॉजिट्स. हम जब चाहें, जब डिमांड करें तब हम विड्रॉ कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट से पैसा, करंट अकाउंट से पैसा. सेकेंड कंपोनेंट इज टाइम बेस्ड डिपॉजिट्स. टाइम बेस्ड डिपॉजिट्स. टाइम बेस्ड डिपॉजिट्स क्या होंगे? व्हाट आर टाइम बेस्ड डिपॉजिट्स? टाइम बेस्ड डिपॉजिट्स का अर्थ है हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, विच आर गोइंग टू मैच्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये मैच्योर हो जाएंगे, तब हम इन्हें विड्रॉ कर सकते हैं. उससे पहले करेंगे तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी, कम मिलेगा पैसा. ठीक. सो टोटल लायबिलिटी क्या हो गई बैंक की? द टोटल लायबिलिटी विल बी एडिशन ऑफ दीज टू. इन दोनों का अगर आप ऐड कर दें, दिस बिकम्स द टोटल लायबिलिटी ऑफ अ बैंक. बैंक का असेट क्या है? व्हाट इज एन असेट फॉर अ बैंक? सी, एनी असेट शुड गिव यू रिटर्न. कुछ पैसा आपको वापस मिलना चाहिए असेट पे. ठीक. हमने जमीन खरीदी, अब इस जमीन से हम रेंट ले रहे हैं, ठीक, इस पर हम कुछ ग्रो कर रहे हैं, उससे हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है. सिमिलरली बैंक विल ऑल्सो गिव एडवांसेस एंड लोन्स. गिव एडवांसेस एंड लोन्स. सो ये क्या हो गए? दीज आर असेट्स ऑफ अ बैंक. व्हाई? बिकॉज द बैंक इज गोइंग टू चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन इट. वही इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा यहां देगा, ठीक है ना, वो चुकाएगा यहां पर डिमांड डिपॉजिट्स पर, टाइम डिपॉजिट्स पर, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा, विच इज नथिंग बट बैंक प्रॉफिट. ठीक है. सो इसको हम कहते हैं असेट्स ऑफ अ बैंक. हम जब लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, वो ये है. सो NDTL इज सिंपली लायबिलिटीज, द टोटल लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, विच इज नथिंग बट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. नाउ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज, ठीक है, इसी को समझिएगा दोबारा प्लीज, कि मान लीजिए अगर हमारे पास बैंक है, राइट, बैंक B1,
and bank B1 has net demand and time liabilities of 100 रुपए हैं इसके पास, राइट? सो आरबीआई मैंडेट करता है दैट आउट ऑफ ₹100 सम पोर्शन ऑफ दिस, है ना, कुछ परसेंटेज के टर्म्स में फिक्स करके बता देगा दैट सम पोर्शन ऑफ दिस विच इज इक्विवेलेंट टू दीज मेनी रुपीज हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई, हैज टू बी केप्ट विद आरबीआई, ठीक है? नाउ फ्रॉम वेयर डू वी गेट टू नो दैट व्हाट आर दीज रेट्स, है ना? हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये रिजर्व रेशो क्या है? आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जाना है आरबीआई की वेबसाइट पर. सो यू कैन गो टू आरबीआई's वेबसाइट. व्हेन यू गो टू आरबीआई's वेबसाइट यू विल फाइंड पॉलिसी रेट्स देयर, ठीक है? आपको ये रेट्स नजर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, राइट? एंड व्हेन यू चेक आउट दीज रेट्स, अगर हम आज का देखें, सो करंटली दिस इज CRR इज 4.5, वहां पर लिखा हुआ है CRR कितना है, 4.50%, ठीक? तो मैं यहाँ इसको लिख दूं 4.5 है ये, 4.5%, which means out of 100 the bank needs to keep ₹4.5 with RBI in cash, ठीक? सिमिलरली अगर एक बैंक B2 होता, राइट, इसके पास 1000 होता, इंस्टेड ऑफ 100,000 होता, तो क्या होता? दिस विल इंक्रीज, परसेंटेज टर्म में वही रहेगा 4.5%. सो इट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द बैंक्स, उसमें कोई चेंज नहीं है, इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द बैंक्स, बट इन रुपीज टर्म दिस विल कम डाउन टू ₹45 नाउ, ₹45 नाउ, ठीक है? ₹45 हो जाएगा, ठीक है ना? सो 4.5% ऑफ 1000 विच कम्स डाउन टू ₹45. Now guys, I just said that this is simply a tool, है ना? मैंने आपको बताया कि क्या है, CRR is simply a tool. टूल का मतलब जैसे हमारे पास घर में स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर से हम स्क्रू बंद कर सकते हैं, स्क्रू खोल सकते हैं, राइट? सिमिलरली CRR का यूज करके, है ना, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, वी शुड ऑल्सो बी एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, राइट? तभी तो टूल कहेंगे ना इसे, राइट? So CRR, which is let's say currently 4.5%, can be used as a tool. How? It can be increased. It can be increased or raised. जो भी आप कहना चाहें. It can be increased or raised, or it can be decreased. Decreased, or it can be lowered from its current position. ठीक? मान लीजिए मैं इसको रेज कर देता हूं, फ्रॉम 4.5 आई टेक इट टू लेट्स से 5%, मैं इसको 5% पे ले जाऊं, बढ़ा दिया, ठीक? अब क्या होगा ना, इफ आई इंक्रीज दिस टू 5%, बैंक्स विल हैव लेस फंड्स टू लेंड. यस और नो? भाई जिसके पास 100 था, 4.5 रख रहा था कैश फॉर्म में, अब उसे 5 रखना पड़ेगा, तो 50 पैसा और गया, है कि नहीं बात सही? ठीक? 100 नहीं होता वैसे बैंक के पास तो बहुत सारा पैसा है. सो ऑब्वियस सी बात है कि ये 0.5 का डिफरेंस ही बहुत मेजर डिफरेंस रुपीज के टर्म में क्रिएट करने वाला है, राइट? सो इफ आई इंक्रीज इट, द बैंक्स विल हैव नाउ लेस फंड्स टू लेंड. ठीक? क्या हुआ? बैंक का क्रेडिट स्क्वीज कर दिया, वी हैव स्क्वीज्ड the credit of the bank, right? So ये क्या हुआ? This becomes policy of credit squeeze. Credit squeeze. ठीक यहां तक? Now let's say you are a bank, you are keeping more money with RBI, right? And that is why the liquidity that you have has reduced down. आपके पास पैसे अब कम है lend करने के लिए. अगर आपके पास कोई चीज कम है, उसी चीज को आप बेच रहे हैं बाजार में, राइट? सप्लाई कम हो रहा है, राइट? बैंक का काम क्या है? बैंक का जॉब तो यही है ना, पैसा बेचना, राइट? टू सेल ऑफ मनी, राइट? यही तो करता है बैंक. एडवांस जब देता है, लोन जब देता है, इट इज सिंपली सेलिंग मनी. अब क्रेडिट कम हो गया है, बैंक के पास क्रेडिट कम हो गया है. सो इफ क्रेडिट गोज डाउन और क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी गोज डाउन, what will be the effect on interest rates? इसका नेट इंपैक्ट ये होगा, बिकॉज ऑफ लोअर लिक्विडिटी और लोअर credit availability with the bank, right? The net impact will be that the interest rates will increase.
इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स विल इंक्रीज, यस और नो, ठीक। तो इससे क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इनटू डियर मनी पॉलिसी, दिस विल रिजल्ट इनटू डियर मनी पॉलिसी। डियर का मतलब उधार लेना महंगा हो गया है, डियर हो गया है, राइट। सो मनी इज बिकमिंग डियरर, राइट, द इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, ठीक है। नाउ द ऑपोजिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू, द ऑपोजिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। अब जरा आप ऑपोजिट को जरा इवैल्यूएट करके देखो, राइट। लेट्स से CRR is decreased from 4.5, it is decreased to let's say 4%, 4% पे ले गए इसे। अब क्या होगा, बैंक्स विल हैव मोर फंड्स टू लेंड, बिल्कुल सही सोचा आपने, बैंक्स विल हैव मोर फंड्स टू लेंड। और अगर बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है लेंड करने के लिए तो क्या हो रहा है, दिस इज सिंपली पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन, ठीक है, पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन। एंड ऑब्वियसली इफ बैंक हैज मोर मनी टू लेंड, मान लीजिए बैंक के पास पैसा ज्यादा है, कमोडिटी के फॉर्म में सोचिए मनी को, राइट। किसी भी चीज की कमोडिटी अब ज्यादा हो रही है सेलर के पास, तो क्या होगा, कम दाम पे बेच देगा, राइट। सो द नेट इंपैक्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, राइट, दैट इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स ऑन लोन्स विल नाउ टेंड टू डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट बैंकों के घटने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दिस बिकम्स माई चीप मनी पॉलिसी, दिस बिकम्स माई चीप मनी पॉलिसी, दिस गिव्स राइज टू चीप मनी पॉलिसी, ठीक है जी, चीप मनी पॉलिसी। सो व्हेन CRR is raised we have dear money policy, when CRR is lowered we have cheap money policy। पॉइंट ये है कि ये कब किया जाएगा, when will CRR be raised and when will CRR be lowered, right? Now think about it कि इकोनॉमी की ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जब CRR को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और CRR को घटाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये तो है जी इम्पैक्ट, राइट। इसका सिंपल सा कहानी ये है ना, जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक, वैसे समझो आप कि एक्शन किया रिएक्शन हो गया, तो ये तो है रिएक्शन, राइट। एक्शन क्या होगा, बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट सिचुएशन होगी ना मार्केट में, तभी तो ये किया जा रहा है। सो आरबीआई कर रहा है, आरबीआई इज बेसिकली डिक्रीजिंग द लिक्विडिटी, डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट, विच मीन्स सिचुएशन क्या होगी, द सिचुएशन विल बी ऑफ हायर मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो मार्केट में, राइट, और मनी सप्लाई हायर मतलब मोर मनी चेजिंग फ्यूअर नंबर ऑफ गुड्स, which means the prices are increasing of goods. So I can say during inflation inflation की सिचुएशन यही तो है जब मनी सप्लाई बहुत अधिक हो, है ना। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में और उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट में, then in that particular situation RBI will decide to increase CRR, right? Whereas during recession और स्लो डाउन, है ना, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, ग्रोथ नहीं हो रही होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रेडिट, राइट, लिक्विडिटी इकोनॉमी में कम है, देन लिक्विडिटी नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, तब लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये लिक्विडिटी बढ़ रही है, सिचुएशन क्या है, लिक्विडिटी कम है मार्केट में, तभी बढ़ा रहा है, right? So during recession or during slowdown, this measure will be taken by RBI of decreasing CRR, ठीक है। So ये आपको सिंपल सा एस्पेक्ट याद रखना है, guys. So next instrument that we will be looking up is your bank rate. Bank rate. So bank rate की जब भी बात हो, जब भी आप देखें इसे, right, you have to remember one thing, that RBI uses bank rate for two major purposes. First is refinancing the banks, and second, rediscounting facilities by RBI are also available at bank rate. ये दो तरह की facilities है जो bank rate पर ही applicable है,
So what is bank rate? Bank rate is that rate at which RBI provides refinancing facilities to commercial banks, and this is also the rate at which RBI will provide rediscounting facilities. Rediscounting facilities. ठीक है? Now, refinancing, you understand that, for example, let's say we have a bank B1 and bank requires some kind of money for its day-to-day purposes, and bank realizes that it doesn't have enough to serve all its customers. Thereby, what a bank can do is bank can simply come to RBI and can ask for refinancing. कह सकता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं चाहता हूँ कस्टमर्स को सर्व करना और इसलिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक, और बोरो कर सकता है, राइट. सो बैंक कैन बोरो फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम RBI यूजिंग दिस पर्टिकुलर रेट, राइट. नाउ this rate is also applicable for rediscounting facilities, right? So rediscounting facilities की जब भी बात होगी, remember rediscounting facilities is applicable for your commercial bills, which is an instrument of money market. जब हम मनी मार्केट में जाएंगे वहां पर हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, राइट. दिस इंस्ट्रूमेंट बेसिकली स्टार्ट्स एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, right? When it is between two people, buyer and a seller, when it exists between two people, it is more in the form of bill of exchange. But when the seller goes to a third entity, है ना, जैसे third party involve होगी commercial bank, the name of the instrument will change to commercial bill. Now commercial bank, right, for the first time will go for discounting facilities of the commercial bill, right? And then the bank itself can also come to RBI to avail rediscounting facilities. अब क्योंकि मेजरली ये प्राइवेट सिक्योरिटीज हैं जो बैंक लेके आ रहा है आरबीआई के पास, इसलिए आरबीआई थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा रेट चार्ज करेगा, ठीक है. आरबीआई का जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, द डे टू डे बोरोइंग रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर आरबीआई फॉर कमर्शियल बैंक्स, व्हेन आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट the best of securities, which is government securities, is your repo rate, right? So repo से slightly higher charge करेगा, which is your bank rate, ठीक है. So जब भी bank rate की बात हो, just remember one thing, that this is the rate at which refinancing facilities are provided by RBI to commercial banks. This is also the rate at which RBI provides rediscounting facilities to commercial banks, ठीक है. Also remember one more thing, this is also the rate at which RBI can lend to the government, ठीक है. This is also the rate at which RBI can lend to government. अब आप कहेंगे कौन सी सरकार, राइट, which government, राइट. So government में यहां पे आ सकता है सेंटर एंड स्टेट बोथ, सेंटर, और इट कैन इवन बी स्टेट गवर्नमेंट्स, state governments, right? Central government or state governments. Now remember that bank rate is always a bit higher as compared to repo rate. So एक important बात जो हमें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, is that bank rate is always going to be a bit higher. Is always going to be higher as compared to repo rate. ये क्या है, रेपो क्या है, नॉर्मल रेट है ना, पॉलिसी रेट है ये, मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में ये एप्लीकेबल है. इफ द बैंक हैज द बेस्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इन हैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देन इट कैन सिंपली कम टू आरबीआई एंड बोरो अगेंस्ट देम, right? But if the bank says that no, I don't have much government securities, but still I need to borrow money, then it can borrow against bank rate, ठीक है ना. So what you will find is that बैंक रेट इज स्लाइटली हायर, है ना. बैंक रेट जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलेगा एज कंपेयर टू रेपो रेट इटसेल्फ. एंड बिकॉज ऑफ दिस बैंक रेट इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टुडे, राइट. सो इफ आई ट्राई एंड कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं ना इस बात को, सो बैंक रेट
is not used as a major policy instrument today, earlier it was, by the way, if I go to 1992 and earlier, right, before repo rate came in, so if I go to that time period before 1992, है ना, 1991 से पीछे अगर हम चलेंगे, so यही रेट, ये बैंक रेट ही मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था. बट जैसे जैसे रेपो जो है पॉपुलर हुआ इकोनॉमी में, राइट, बैंक्स हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट इट इज मच बेटर टू बोरो एट अ लेसर रेट, इट इज मच बेटर टू इन्वेस्ट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना. सो bank rate is not used as a major policy instrument today. It is more like a penal rate या penalty rate कह सकते हैं आप इसे. It is more like a penal rate. ठीक है, it is more like a penal rate. So हम कह रहे हैं बैंक रेट अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है. बैंक रेट इज मोर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, राइट. बैंक रेट इज मोर लाइक एन इंस्ट्रूमेंट. अगर बैंक रेट एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, देन बैंक रेट इंस्ट्रूमेंट मींस इट कैन बी इंक्रीज्ड, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, राइट. इट कैन बी इंक्रीज्ड और इट कैन बी डिक्रीज्ड, बोथ इज पॉसिबल. बोथ इज पॉसिबल, राइट. अगर हम बैंक रेट को बढ़ाते हैं, राइट, if I increase bank rate, so whenever you increase bank rate, remember banks now will have to borrow money at a higher rate of interest. बैंक्स जो हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करेंगे, और अगर बैंक्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं, दे वुड बी एबल टू लेंड एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो इससे क्या होगा, द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द बैंक्स ऑन द लोन्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, राइट. इंटरेस्ट रेट्स of banks will increase. इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, बैंक्स के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएं, राइट, तो आप क्या कहेंगे इसे, दिस इज अ डियर मनी पॉलिसी. दिस इज अ डियर मनी पॉलिसी. डियर मनी पॉलिसी, राइट. डियर मनी पॉलिसी. Why? Because the interest rates are increasing. Money is getting dearer to borrow. ठीक है ना. ऑपोजिट हो जाए, इफ बैंक रेट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, व्हाट विल हैपन देन? इफ बैंक रेट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, देन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स विल स्टार्ट टू डिक्रीज. इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज. बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है जिस पर ऑफर कर रहा है लोन्स, राइट, दैट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, एंड देयर बाय this will automatically lead to something called as cheap money policy. इसको हम कह देंगे cheap money policy. cheap money policy का अर्थ है that money is cheaper now to avail, to borrow. ठीक है ना, हम मनी जो है वो बोरो कर सकते हैं at a lesser rate of interest, thereby cheap money policy. Now which policy will be adopted at what period in time? हमने इसको पिछले इंस्ट्रूमेंट में भी देखा है, we have already seen this. ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू अलाउ लेसर लिक्विडिटी टू फ्लो, which means the situation which would be demanding this action would be that of inflation. अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तब उस सिचुएशन में बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, राइट. लेकिन अगर रिसेशन की सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है, if the situation is that of recession or that of slowdown, then this particular move will be done by the authority. ठीक है guys, currently bank rate, if you look at it, अगर हम इस आज के समय का देखें currently कितना है, so currently bank rate is 5.15%. 5.15%. ठीक है. सो बैंक रेट आज के दिन, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर को, राइट, इट इज 5.15%. ठीक है. अब थोड़ा सा आपको स्टोरी समझनी है. सी व्हाट हैपेंस इज, majorly whenever monetary policy committee meets and decides on policy repo rate, if they increase policy repo rate, automatically your bank rate will increase.
ठीक है, मान लीजिए इसे 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, विच मीन्स बाय 0.25%, दिस विल ऑल्सो, बैंक रेट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 0.25%. 0.40 से इंक्रीज किया 40 बेसिस पॉइंट्स, तो 0.40 से बढ़ा दो आप, ठीक है. सो what you have to understand is that bank rate is aligned to your policy repo rate, and similarly MSF, marginal standing facility rate, is also aligned to policy repo rate. और हमें देखने को ये मिलता है, right, what we will practically see is that bank rate, right, is aligned, right, bank rate is aligned to MSF, right, and both of them are aligned to रेपो रेट. कहने का अर्थ ये है ना, कि जो चेंज किया जाता है, बदलाव किया जाता है, वो केवल रेपो रेट में किया जाता है, और रेपो रेट में चेंज के अनुसार से, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय लेट्स से 0.25%, ऑटोमेटिकली आवर बैंक रेट एंड MSF बोथ विल इंक्रीज बाय 0.25%. ये ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगा बाय 0.25. ठीक है, आप जितना यहां इंक्रीज करेंगे रेपो में, उतना ही इंक्रीज आप बैंक रेट और MSF में भी कर देंगे. प्रैक्टिकल टर्म्स में जो आज हम देख रहे हैं वो ये है दैट बैंक रेट इज एक्चुअली इक्वल टू MSF, इवन दो द टू इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट, बट स्टिल ये जो रेट के टर्म्स में नजर आ रहा है, रेट के टर्म्स में कह रहा हूं मैं फिर से बार बार, राइट. तो समझिएगा, रेट के टर्म्स में दोनों सेम है, मतलब बैंक रेट भी 5.15 है, MSF भी 5.15 है. बट अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें, कॉन्सेप्ट वाइज बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट. ठीक है ना, दोनों ही एक तरह से पेनल्टी रेट हैं, राइट. नॉर्मल से डिफरेंट सिचुएशन के लिए यूज किए जाते हैं, राइट. लेकिन मतलब नॉर्मल सिचुएशन इज रेपो, राइट. नॉर्मल से डिफरेंट सिचुएशन के लिए बैंक रेट और MSF यूज किया जा रहा है, एंड बोथ ऑफ देम रेट टर्म्स में दे आर इक्वल. गाइज, द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ये हमारा तीसरा टूल है ना. दिस इज द थर्ड टूल ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स, राइट. सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन शॉर्ट ऑल्सो रेफर टू एज OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करता है? सो द सेंट्रल बैंक, इन आवर केस विच इज RBI, विल गो फॉर सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सिंपल टर्म्स समझिएगा, RBI will simply go for सेल परचेज, खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज with the objective of injecting liquidity or with the objective of absorbing liquidity from the market according to rupee liquidity conditions in the market itself. मार्केट में रुपए की क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, राइट, उसको ध्यान में रखते हुए कितना एडजस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से RBI या तो खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिससे कि रुपए को पुश करेगा, और RBI will simply look at that there is too much of liquidity and thereby would basically absorb this surplus rupee by selling government securities. तो दोनों में से कोई भी स्टोरी हो सकती है, राइट. डिपेंड करता है मार्केट में रुपए की लिक्विडिटी कंडीशन क्या है. अकॉर्डिंगली RBI will go for सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इटसेल्फ. शॉर्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही हम GSEC के नाम से डिनोट कर देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के या खरीद के मार्केट से, राइट, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टिंग रुपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट थ्रू ऑक्शन प्रोसेस, दैट टू थ्रू ऑक्शन प्रोसेस, RBI is able to achieve its goal of adjusting the liquidity of the rupee. ठीक है, अब इसको टूल को समझने के लिए, है ना, just to understand it much better, I would like to explain you what is a government security itself. ठीक है,
So if you encounter this term government security, remember government security is simply an acknowledgement of debt of the government. Government security क्या है? It is an acknowledgement of debt of the government. सरकार ने उधार लिया और पेपर पे वापस लिख के दे दिया कि हमने इतना उधार लिया है और इसके बदले हम इतना वापस चुकाने वाले हैं, राइट? सो ऑब्वियस ही बात है, आई मीन इट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस दैट इफ गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी एंड व्हेन इट इज गोइंग टू रिटर्न द मनी, इन व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इट गोइंग टू रिटर्न, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, राइट? एंड एट व्हाट रेट इज इट गोइंग टू रिटर्न, ठीक? सो ये जो टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है, this time period of maturity itself leads to division of government securities into two parts. On one hand, we will have short-term government securities. On the other hand, we will have long-term government securities. ठीक. शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? व्हाट आर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी विल रिमेन बिलो 365 days, which means below 1 year, right? So यहां पर जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, लेट मी डिनोट इट विद कैपिटल T, सो इट विल रिमेन बिलो 1 year, 1 साल से कम रहेगा. जबकि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में time period of maturity is going to be more than 1 year. 1 साल से अधिक रहेगा, right? So short term government securities 3 तरह की हैं. They are further subclassified into 3 parts. So we have short term government securities of 91 days, of 182 days and 364 days. 364 days. ठीक है? So these are the 3 kinds of short-term government securities that we have. Whereas long-term government securities, they can have time period of maturity from 1 year up to a maximum of 30 years. तो 1 से लेके 30 साल के बीच में इसका time period of maturity हो सकता है. 1 to 30 years could be the time period of maturity of government securities itself. Now, as I said, that this is simply an acknowledgement ऑफ डेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या है? सरकार के उधार का, डेप्ट का सिंपली एक एक्नॉलेजमेंट है जो एक पीस ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है ना? इसी को हम कई बार गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कह देते हैं, राइट? वाई बॉन्ड्स? बिकॉज दे में कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? सो जब आप इन दोनों को देखेंगे, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे आर रेफर्ड टू एज टी बिल्स. इनको हम रेफर करते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है? इनको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं. वेयर एज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे आर रेफर्ड टू एज डेटेड सिक्योरिटीज. है ना? इस पर डेट लिखा होगा, टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी डला होगा, प्लस दिस विल ऑल्सो कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है? Whereas short-term government securities do not carry a rate of interest. Here, the face value of security itself, जो इस पे value लिखा हुआ है, वही denote कर रहा है that this is the maturity value, which means that short-term government securities are sold at a value lesser than their face value, right? मान लीजिए अगर इस piece of paper पे लिखा है that government is going to pay back rupees, let's say 1100 after a period of 91 days, तो इसकी आज मार्केट में अगर हम बेचने जाएं, राइट? कागज कह रहा है कि 91 डेज बाद आपको 1100 रुपीज मिल जाएंगे, राइट? सो आज अगर इसे बेचने जाएं तो इसकी वैल्यू जो होगी, जिस वैल्यू पे आज इसे बेचेंगे, वो डेफिनेटली 1100 से कम ही होगी, है ना? इट कैन नॉट बी मोर देन 1100, इट कैन नॉट इवन बी इक्वल टू 1100. अगर 1100 रुपए भी है तो कोई खरीदेगा नहीं, है ना? उससे बेटर है कि मैं कैपिटल अपना पॉकेट में ही रख लूं. आई विल नेवर बाय दिस पेपर, राइट? सो इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी लेसर. सो रिमेंबर दिस,
that short-term government securities or T-bills they are sold at a value lesser than their face value. अपनी face value से कम पे बेचा जाता है. अब issued की बात आती है. So short-term government securities they can be issued by central government only. ठीक है, इनको issue करने वाला कौन होगा? केवल और केवल central government होगा. State governments are not allowed to issue short-term government securities. Whereas for long-term government securities, both center and state governments are allowed to issue these securities. दोनों ही, सेंटर की सरकार भी और स्टेट की सरकार भी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर सकता है. ठीक है, अब हमने समझ लिया कि बेसिकली क्या है. दिस इज सिंपली अ पीस ऑफ पेपर विच इज सेइंग दैट गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी एंड आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिटर्न द मनी. ठीक, अब आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई सिंपली ट्राइंग टू आइदर सेल दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाय दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यही तो लिखा था ना मैंने. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड रिटन, दैट आरबीआई गोज फॉर आइदर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो एक बार बना के देखते हैं, समझते हैं, राइट, दैट व्हाट इज आरबीआई ट्राइंग टू डू हियर. सो इफ दिस इज माय आरबीआई, let's say this is my RBI, right? Let's say RBI is trying to sell government securities. किसको बेच रहा है? It is trying to sell government securities to commercial banks. Banks खरीदने आए हैं, and that too in an auction process. Right? So auction में, right, बोली किस हिसाब से लगेगी? At what principle do you think banks are going to participate in auction? So let's say I have multiple banks sitting here, right? Assume कर लीजिए बस कि multiple banks बैठे हैं, right? और मैं ही RBI हूँ, मैंने निकाली government security and I am saying that I have a government security which is going to give you 1100 rupees after 91 days. 91 days के बाद आपको 1100 rupees दे देगा. ठीक, अब पहला क्वेश्चन, बेस वैल्यू क्या है जहाँ से ऑक्शन स्टार्ट करें? हमें पता है बेस वैल्यू जो है वो नीचे रखी जाएगी, राइट. सो लेट्स से आई कीप इट टू बी 1000 rupees एज बेस वैल्यू, विच मीन्स मिनिमम फॉर विच अ बैंक कैन परचेज इट इन द ऑक्शन, राइट. अगर कोई बोली नहीं लगाता तो कम से कम जो देना पड़ेगा वो 1000 तो होगा ही होगा, उससे नीचे नहीं जाएंगे. ठीक, सो बेस वैल्यू से शुरू किया. बैंक 1 says okay I'll purchase it for 1000 rupees. Bank 2 says okay I'll purchase it for 1001 rupees. 1002, 3, 4, 5 ऐसे करते करते let's say we settle for 1050. ठीक है, 1050 rupees, right? So I call it 1, 2, 3, है ना, 1051, 1052, 1053 sold to bank number so and so for this much. ठीक है, so आप समझिए होगा क्या. मान लीजिए ये जो बैंक है, right, let's say this is bank B1, it has purchased this government security. So ये जो पेपर है, right, ये जो पेपर है जिसपे लिखा है which is acknowledgement of debt of the government, this will go to B1 and from B1 what will flow back to RBI, right? मतलब यहां से RBI की ओर जो वापस आएगा वो क्या है? It is simply rupee. So what do I see? I see that by selling government security, RBI or my central bank is absorbing liquidity from the market. है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, सरप्लस. मतलब एक स्पॉन्ज की तरह है. आई थ्रो इन द स्पॉन्ज, द मोमेंट आई पिक द स्पॉन्ज इट हैज वाटर इन इट, है ना. तो इसका मतलब वहां पर क्या है? पहले से लिक्विडिटी का एक्सेस होगा, विच मीन्स व्हेन विल आरबीआई डू दिस? RBI would do this when we already have too much of liquidity. जब मेरे पास बहुत सारा liquidity है, बहुत सारा पैसा है मनी में सर्कुलेट करता हुआ, और ये मनी जो है वो it is currently chasing, right, fewer goods in the market, which is a situation of inflation. So during times of inflation, RBI or the central bank may resort to absorbing liquidity from the market. अब opposite case देखो, look at the opposite scenario, right? So let's say I say RBI is not selling. RBI today is purchasing government securities. ठीक है, मान लीजिए ये हो रहा है. RBI is purchasing government securities. किससे परचेज कर रहा है? It is simply purchasing government securities from banks again.
बैंक से ही खरीद रहा है, ठीक, सिंपल। सो बैंक में से लेट्स से बैंक B1 which had purchased government security, right, RBI is buying that government security, ये जो पेपर था वापस खरीद लिया, right, but what would RBI give back in return? अगर पेपर खरीदा है तो ऑब्वियसली बात है RBI को यहां पे क्या देना पड़ेगा, RBI will have to give rupees in return। जो मैच्योर होने पर जो पैसा मिल रहा था, राइट, वही पैसा कुछ तो लौटाना पड़ेगा, which means I can very clearly see that more of money, more of liquidity is being pushed into the economy. So RBI जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है तो क्या कर रहा है, RBI is simply injecting liquidity in the market. Simply injecting liquidity in the market. इतना सिंपल है, RBI simply injecting liquidity in the market, ठीक है। इसी को हम, राइट, दिस itself is called quantitative easy। इसी फंडे को जो हमें ना, जो आपके सामने बनाया मैंने ये, this itself is called quantitative easy। quantitative easy, QE जिसे हम कहते हैं, राइट। और ये कब लगाया जाएगा क्वांटिटेटिव इजी? दिस विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ, उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा ना, सो दिस विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रिसेशन और स्लो डाउन ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू टू सम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, राइट। अगर आप जाएंगे, इफ यू गो टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ 2009, 10, 11, 12, 13, राइट, even 2020, 21, you will find central banks across the globe, they were trying to fight COVID, not just through vaccines and imposing restrictions, but on the other hand, what was the central bank doing? ये कर रहा था सर सेंट्रल बैंक, पता था इकोनॉमी डाउन जाएगा, पता था कि बिजनेसेस डाउन जाएंगे, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, लिक्विडिटी पुश करनी पड़ेगी, इसीलिए क्वांटिटेटिव इजी की पॉलिसी फॉलो करके बैंक क्या कर रहा था, सेंट्रल बैंक वाज ट्राइंग टू पुश मोर एंड मोर ऑफ लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, सो इट वाज इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इजी को ही, राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनेटरी स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस, please remember this, this is also referred to as monetary stimulus। monetary stimulus, right, हम पुश कर रहे हैं, we are pushing more and more money, right। 2009-10 में इसलिए कह रहा था because during global financial crisis recession took place globally, and then in that time period you will find US was using this instrument QE, quantitative easy, right, and every month they would push more dollar into the market। हर महीने कुछ और डॉलर पुश कर देंगे। सेम स्टोरी they did in 2020-21, right। अब क्या हुआ, suddenly they find themselves amidst inflation, गिर गए इन्फ्लेशन से, राइट। ज्यादा लिक्विडिटी जो पुश करी है वो इन्फ्लेशन में रिजल्ट कर रही है अपनी इकोनॉमी में, अपनी क्या पूरी दुनिया में ही रिजल्ट कर रही है, राइट। एंड नाउ व्हाट इज द फेड डूइंग, हम देख रहे हैं अभी न्यूज आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स देख रहे हैं दैट फेड इज हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है ना, वही लिक्विडिटी के टैप को क्लोज कर रहा है, राइट। सेम स्टोरी, ठीक है जी। सो स्टोरी का जेनेसिस कहां से है, यहां से है। वो 2020-21 में मॉनेटरी स्टिमुलस कर रहे थे, पुश कर रहे थे, अब वही एक्सेस लिक्विडिटी बाइट कर रही है, परेशान कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, इसलिए टैप को क्लोज कर रहे हैं। एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑपोजिट करने की कोशिश होगी फेडरल बैंक की, सेंट्रल बैंक की वहां के, राइट। दे विल ट्राई टू नाउ सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब दिस एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, राइट, इन सब चीज़ों से अलग, ठीक है, एक थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट एक और बताना चाहूँगा। सो आई वुड लाइक टू टेल यू अ बिट अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हियर। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज right, they are considered as risk free gilt edged instruments in the economy। इसका जो सही डिस्क्रिप्शन है वो ये है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट। गिल्ट एज इन, आई मीन एज गुड एज गोल्ड, राइट।
रिस्क फ्री, बहुत कम रिस्क। क्यों है ऐसा, क्यों कहते हैं? बिकॉज सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे आर सिंपली बॉन्ड्स, राइट, या फिर आप कह सकते हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, दे आर सिंपली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो पहला तो ये इसलिए भी थोड़ा सा फेवरेबल है या बेटर है बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एज कंपेयर टू इक्विटी, है ना। हम किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, हम लिटरली सरकार को उधार दे रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट, इफ यू इन्वेस्ट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यू आर लिटरली लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, ठीक। बोरो कर रहे हैं तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ, सरकार के लिए उधार हुआ, और सरकार एक्नॉलेज भी कर रहा है दैट आई हैव टू पे बैक दिस मच अमाउंट ऑफ रुपीज, राइट। सेकेंडली, है ना, एक तो डेप्ट है, बॉन्ड है, एंड दिस बॉन्ड इज ऑल्सो बीइंग ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। इस बॉन्ड को ऑनर कौन करेगा? सरकार ऑनर करेगी, राइट। इट इज नॉट बीइंग ऑनर्ड बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेज और एन एंटिटी। किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के द्वारा इसको ऑनर नहीं किया जाएगा, इसको चुकाया नहीं जाएगा, है ना। तो कंपनी शायद डिफॉल्ट कर जाए, बट सरकारों के डिफॉल्ट करने की सिचुएशन बहुत ही कम रहती है ना। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब मोस्ट सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लो रहेगा लेकिन सेफ रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न विल बी लो बट इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सेफ, है ना। रिस्क और रिटर्न का तो सिंपल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, है ना। सो वो प्रिंसिपल तो फॉलो होगा ही होगा, राइट। बट वन थिंग दैट आई कैन से इज दैट इट इज गोइंग टू बी it will have lesser amount of risk in it. Guys, next instrument we come to is SLR. Now remember statutory liquidity ratio. If you remember in the start itself I told you that CRR and SLR are almost similar to each other, है ना। थोड़े से इसमें commonality हमें देखने को मिलती है और कुछ basic difference भी है, ठीक है। So if I take you back to CRR क्या था? It was simply a ratio of the total, right, or net demand in time liabilities of a bank which it will have to keep in cash with RBI, right। यहां पर क्या है, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा। so this is also a ratio of the net demand and time liabilities of a bank, right, which it will have to keep with itself। अब ये किसके पास रखना है? It will have to keep with itself in liquid form, right? Now liquid form can be cash, it can be gold, it can be government securities also. And remember this particular instrument is used in India only. ये भारत में ही यूज किया जाता है, right? So it is simply a ratio of total deposits or net demand in time liabilities that a bank is required to maintain with itself in liquid form, right? Liquid assets के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे unencumbered government securities, unencumbered means without any kind of liability on it, right? अगर किसी भी चीज पर liability नहीं है तभी उसे unencumbered कहेंगे। For example, let's say you have an asset, आप कोई भी एक asset imagine कर लीजिए, right, अपने पास। Let's say आपके पास जमीन है, right, you have a piece of land. Now if you have borrowed against this piece of land, होता है ना, कई बार हम कागज रख के आते हैं बैंक के पास, we may keep this with somebody and we may borrow money against those papers itself, right? इसका मतलब क्या है कि इस पर कुछ liability है, there is some liability arising to get it freed, right? जैसे मान लीजिए आपके पास गोल्ड ही है, so if you take this gold and if you keep it with somebody, right, as collateral and you have borrowed against it, then this gold is not yet free, right? It still has some liability to be freely used by you, right? And thereby this is not unencumbered yet. Unencumbered का मतलब क्या होगा? Unencumbered का मतलब एक ऐसा एसेट जिस पर कोई liability नहीं है, आप इसे freely यूज कर सकते हैं, ठीक है। So the bank can keep this in the form of unencumbered government securities or it can keep it in the form of cash, gold, etc, right? So अब जरा imagine करके देखिए, just try and imagine this situation that I have a bank and this bank, let's say B1, is being asked that you have to keep a certain percentage. आप कुछ percentage जो है अपने पास maintain करेंगे in the form of SLR, ठीक है, right? So bank B1 says, okay, I will maintain this much percentage of net demand and time liabilities
with myself in what form? In liquid form. और लिक्विड फॉर्म को हम कह रहे हैं, लिक्विड फॉर्म क्या है? इट कैन बी आइदर कैश, इट कैन बी गोल्ड, और इट कैन इवन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इट कैन इवन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नाउ यू इमेजिन दिस. ठीक है, आप एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. थिंक फ्रॉम द एस्पेक्ट दैट यू आर अ बैंक, एंड नाउ थिंक दैट if you are a bank, right, and you are being told to keep some form of money, some money that you have of the depositors with yourself in liquid form, and you have these three options in front of you: cash, gold and government securities. Which one will you choose? आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सोचिएगा. ठीक है, आई थिंक आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर कैश इज गुड इनफ, है ना, कैश ठीक है. लेकिन प्लीज थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दैट इफ अ बैंक स्टार्ट्स कीपिंग आइडल कैश इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनीथिंग. ठीक है, अगर हम अपने घर में लाखों रुपए रख भी लेंगे तो ये लाखों रुपए हमारे लिए कुछ जनरेट करके नहीं देंगे. आइडल कैश डज नॉट जनरेट एनीथिंग ऑन इट्स ओन. Thereby, bank will never keep this idle cash because remember, bank needs to pay some interest to the depositor. इंटरेस्ट तो चुकाना ही है, तो आइडल कैश रखने का कोई फायदा नहीं होगा, राइट. अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर गोल्ड भी रख सकता है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट. द बैंक विल कीप सम फॉर्म ऑफ मनी, सम फॉर्म ऑफ मनी इट हैज टू इन लिक्विड फॉर्म, बट ये भी प्रेफरेंस इसको नहीं देगा, राइट. मच ऑफ द प्रेफरेंस विल नॉट बी गिवन टू गोल्ड ऑल्सो. Majority of the preference by the bank will be given to government securities. इसको दी जाएगी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, और उसका सिंपल सा रीजन है, राइट. Why banks will prefer to keep this money in the form of government securities? उसका सिंपल सा रीजन ये है that government securities at the end of the day will generate some yield. कुछ रिटर्न जरूर जनरेट करके देगा. गोल्ड क्या है? गोल्ड इज टू मच वॉलेटाइल, राइट. इट्स प्राइसेस may fluctuate at any given point in the day, right, and thereby the bank will have to keep readjusting its SLR, right. उसको बार बार अपना SLR बढ़ाना घटाना पड़ेगा accordingly as per the prices of the gold fluctuating in the market. उससे बेटर क्या है? सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन कर ले. ठीक है, सो बैंक्स प्रेफर टू मेंटेन, जो बैंक्स हैं ये प्रेफर करते हैं मेंटेन करना SLR in the form of government securities itself. And remember, when banks prefer to keep this in the form of government securities rather than idle cash or gold, it basically solves two major purposes. ये दो तरह के major purposes solve करता है. क्या major purpose solve करता है? It serves two purposes. So what are these purposes? सबसे पहला, right? सबसे पहला purpose क्या है हमारे पास? That first, it will ensure that banks have enough liquidity to meet any kind of crisis situation. Banks have enough liquidity to meet any crisis situation. किसी भी तरह की क्राइसिस सिचुएशन अगर आती है तो बैंक के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पैसा तो अपने पास ही रखा हुआ है. बट मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ जो ये सर्व करता है ना, ये राइट, इज द एबिलिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम बैंक्स without even banks realizing that they are literally lending to the government, and that too they are competing with each other for lending to the government. कितनी कमाल की बात है ना. आप देखो कि ज़्यादातर बैंक जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहेंगे, राइट, अपनी SLR की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहेंगे, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो हर वीक आ रहे हैं, राइट, RBI के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, OMO में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं, right, and when they are participating in that auction, they are literally competing against each other to lend to the government, right. और government की needs तो ज़्यादा हैं ही, right. Government will require money, I mean no matter what happens. सरकार को तो पैसे की requirement regularly पड़ती ही रहेगी, right. तो सरकार को एक ability दे रहा है, it is giving that ability to the government that it can borrow from the banks, right, regularly.
allows the government to borrow from banks. Okay, so SLR, right, currently is 18%. 18%, right? जब मैं आज इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर को, राइट, तो SLR जो है वो 18% है, 18%. Now you can understand that 18% of total deposits of a single bank is not a small number. अब सोच के देखिए, है ना, जब से बैंक्स आए हैं, बैंक्स बड़े ही हो रहे हैं साइज में, राइट? हैव यू सीन एनी सच बैंक विच इज बेसिकली श्रंक इन साइज? बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना, है ना? सो आप समझिए, राइट, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द साइज ऑफ द बैंक्स कीप्स इंक्रीजिंग, एज इट्स डिपॉजिट्स कीप्स इंक्रीजिंग, राइट, इट विल बेसिकली कीप मोर एंड मोर अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. रुपी के टर्म में तो बढ़ता जाएगा ना, रहेगा तो 18 ही, लेकिन रुपीज के टर्म में तो बढ़ता चल जाएगा, राइट, विच मीन्स दिस इज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू बोरो मोर एंड मोर फ्रॉम द बैंक्स. ठीक है, और एक तरह से परमानेंट ही है, क्योंकि SLR एज एन इंस्ट्रूमेंट तो जाएगा नहीं, राइट, विच मीन्स दिस इज मोर और लेस परमानेंट बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, है कि नहीं? हाँ, वापस चुकाना है, राइट. गवर्नमेंट विल रेगुलरली हैव टू पे बैक ऑन द ओल्ड सिक्योरिटीज, बट विल कीप issuing new securities, right, thereby. So remember this, that currently it is 18% of net demand and time liabilities. Now I come to the aspect that we are saying that SLR is an instrument. ये अपने आप में एक tool है ना? हम कह रहे हैं कि SLR is a tool. So if SLR is a tool currently at 18%, then two things are possible as a tool. है ना, वही वाली स्टोरी, दैट वी कैन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर वी कैन आइदर क्लोज द स्क्रू और वी कैन ओपन द स्क्रू, है ना. सो वी कैन इंक्रीज SLR और वी कैन डिक्रीज SLR. We can decrease SLR. So if I decide to increase my SLR, if I decide to increase SLR, let's say I increase it to 19%. मैं इसे बढ़ा देता हूं, मैं से कर देता हूं 19%, right? So if I increase it to 19, what will happen? What do you think will happen, right? Now banks will have to keep much more money with themselves in liquid form, which they cannot touch also. इस पैसे को खर्च थोड़ी कर सकते हैं, इसे लिक्विड फॉर्म में अब ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, which means banks have less liquidity. Banks have less liquidity. बैंकों के पास लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगा. बैंक्स विल हैव लेसर लिक्विडिटी और लेस फंड्स, आप कह सकते हैं, टू लेंड. बैंक्स विल हैव लेस फंड्स टू लेंड, राइट. इफ बैंक्स हैव लेस फंड्स टू लेंड, दिस इज पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज. नाउ पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज. ऑब्वियसली बात है, अगर फंड्स कम हो रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, राइट. सो लिक्विडिटी डिक्रीजिंग मींस इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग. इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय द बैंक्स ऑन लोन्स विल इंक्रीज हियर, thereby this will lead to dear money policy. This will lead to dear money policy. ठीक है, this will lead to dear money policy. अब आप ऑपोजिट देखिए, राइट. इफ आई डिक्रीज इट फ्रॉम 18, इफ आई डिक्रीज इट टू 17%, 17%, राइट. 18 से हमने इसको 17% कर दिया है. सो दिस मीन्स दैट बैंक्स हैव मोर लिक्विडिटी या मोर फंड्स टू लेंड. बैंकों के पास ज्यादा पैसा है लेंड करने के लिए, एंड देयर बाय दिस इज सिंपली पॉलिसी ऑफ credit liberalization. Policy of credit liberalization. Liquidity क्या हो रही है? बढ़ रही है. If liquidity is increasing, right? Liquidity अगर बढ़ रही है, इसका मतलब interest rates घटेंगे. So interest rates will decrease. And thereby this is simply
This is simply cheap money policy. This is simply cheap money policy. ये हमारा cheap money policy, right? किस टाइम पीरियड पे क्या होगा, right? That also you can answer, I believe now. So during times of inflation, SLR will be increased, and during times of recession or slowdown, SLR will be decreased. SLR will be lowered. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.